बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। पब्लिक स्पीकिंग टॉपिक आज हमारा क्या, पब्लिक स्पीकिंग कि पब्लिक स्पीकिंग क्यों ज़रूरी है और क्यों कराई जाती है। स्पेशली जो बच्चे कमीशन ऑफिसर बनने जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स में, तो ISSB में पब्लिक स्पीकिंग करवाते हैं। मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं इसको, आप ग्रुप डिस्कशन भी कह सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग भी कह सकते हैं, लेक्चरेट भी कह सकते हैं, ठीक है। और जगह जगह पे आपने स्पीकिंग करनी है आर्मी में। वो लीडर नहीं है जिसको बोलना नहीं आता। तो अच्छा बोलना, नपे तुले अल्फाज का इस्तेमाल और फिर अच्छा लिखना, ये काबिल बंदे की पहचान होती है कि अच्छा लिखे, टू द पॉइंट बोले, ठीक है, मुख्तसर बोले और सही बोले। क्योंकि आपने हर फोरम पे बात करनी होती है। जो आपका रैंक ऊपर बढ़ता है, आप लीडर बनते हैं, आगे जाते हैं, तो आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है। UN में भी आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी होती है। मुख्तलिफ फोरम पे आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी होती है। तो इसलिए यहाँ इसकी तैयारी हम कराते हैं पब्लिक स्पीकिंग की। अच्छा बोलना स्टूडेंट को आना चाहिए। इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, वहाँ देखते हैं कि बच्चा बोलता कैसे है। अगर बोलना ही एक को नहीं आता, लिखा तो बहुत अच्छा है, नंबर बहुत अच्छे लिए हैं, पास किए हुए, लेकिन दूसरा उसका वीक एरिया ये बोलना नहीं आता, तो वहाँ पर क्या है, कमज़ोरी है, जिसकी वजह से वो बच्चा रह सकता है, नाकाम हो सकते हैं। तो इसलिए इसको भी आपने मलूज़ खातिर रखना है, इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अभी हफ्ते में आपने दिन में दे दिए आपको। मंडे को कौन किस किस का नंबर है, मंडे को, ठीक है, ट्यूसडे को आप लोगों को नहीं नंबर, मंडे को छोटे बच्चों को। अच्छा, ट्यूसडे के बाद वेंसडे, हाथ खड़ा करो ना, वेंसडे, नेक्स्ट थर्सडे, फ्राइडे, और कौन रह गया बच्चा जी, आपने कौन सा दिन है, कौन सा दिन था, वेंसडे, आप सारों का वेंसडे। अच्छा, एक दिन मैंने कर दिया। ये सारों को इसलिए बुलवाते हैं बच्चों के सामने, वो सामने हमारी तो वीडियो बनती है, पूरी दुनिया देखती है। फिर बाद में ये स्टूडेंट देखते हैं अपनी वीडियो को, तो मिस्टेक्स का पता चलता है कि हमने यहाँ मिस्टेक की है। बाज़ वीडियोस पब्लिक नहीं होती, कुछ वीडियोस, कुछ को हम अनलिस्टेड करते हैं, वही स्टूडेंट देख सकते हैं जो ऑनलाइन अकेडमी के ऐसे हैं, और कुछ वीडियोस को हम पब्लिक करते हैं। तो अब देखते हैं हमारे स्टूडेंट कैसे बोलते हैं। सबसे पहले कौन आएगा बोलने के लिए, दलेर होना है। हमारे स्टूडेंट ने दलेर होना है, बुज़दिल नहीं होना। दलेर तो सिखाई जाती है यहाँ पे। बच्चे आप मोबाइल ऑफ कर दो अपना, ठीक है, ओके, स्टार्ट अप। Bismillahirrahmanirrahim. The topic is today is Kashmir issue. What is Kashmir issue? What are the reason behind the Kashmir issue and Pakistan are separate? And what are the reasons of for India that they wanted Kashmir and also Pakistan wanted Kashmiri? Pakistan today Pakistan has had a lot of works on the Kashmir issue, but India also had work on this issue. But Kashmir, that issue with remember their army they kill peoples in the Kashmir issue in recent years. So in my opinion, Pakistan is a peaceful country. So I wanted that Kashmir issue, Pakistan should take Kashmir, so that our population gets strong, and Kashmir, the people living in Kashmir are also like Pakistanis. They live their life like Pakistan. Pakistan is also a peaceful land. So if Pakistan take Kashmir, there is a lot of benefits. So that we get our population get increased, firstly, and secondly there are also opportunities for job for peoples of Kashmir. If they come here in Pakistan, they will get a peaceful land. They will get like Skardu, Naran Kahan. They can live everywhere where they can. But in India, they cannot live life like they live in Pakistan, because recently, in the recent years, their armies kill people, small childs, women,
That's not 2 मिनट टाइम होता है बेटा, सिर्फ जस्ट 2 मिनट्स होते हैं। लंबी तमीज़ ही 1 मिनट में हो जाएगी तो फिर क्या फायदा है। सब 2 मिनट में हमने स्टार्ट करके ख़त्म करना है, ठीक है? ओके, कैरी ऑन। I was talking about that if the peoples go to India, they will not live life by their own experience, what they are. But nowadays, these Kashmir peoples think that they have their own country. They should have their own country. They think that we have the government, but it is not. Kashmir is just a small city. We can say that. So, in my opinion, I will say that. ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आ जाए जी। नेक्स्ट किसका था? मंडे को नकीब नहीं था आपको? लेफ्ट राइट में मत देखना बच्चे, आप आए। ये बस मुख्तसर सी क्लास होगी तो छुट्टी दे देंगे। Assalamu alaikum everyone. Today I'm going to talk about the importance of sports in our life. Sport is very important in our life because of being fit physically. We all need to play sports because we want to join army, and army want to pick up the person who is physically fit. So we need to play a sports like cricket, football, in which we are able to remove our physical health and able to break up our physique. So we all need to आवाज़ ऊँची करो बच्चे, पंखे की आवाज़ ज़्यादा ऊँची आ रही है। we all need to play sports like football and cricket. So we are able to remove our physique. बस चलें, नेक्स्ट आ जाएंगे मंडे को। नेक्स्ट किसके? The topic of my discussion is purpose of life. Purpose of life is very important. Purpose of life is very important in life. Man was created all. जी आमिर साहब आएंगे, इनको थोड़ा बताएं कि पब्लिक स्पीकिंग क्या है, कैसे बोलना है, इसकी क्या अहमियत है, और पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग की क्या अहमियत है। बस ठीक है, आवाज़ सही है। नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ उस्ताद अज़ी वक़ार और इल्म व अदब के खुश शकीनों, अस्सलामु अलैकुम। बेटा, आज गुफ्तगू और तकरीर करने के बारे में कुछ बातें आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ। इंशाल्लाह ये आपको ज़िंदगी में कामयाब बनाएगी और काम आएगी हर मुकाम पे, हर मोड़ पे। एक तकरीर की कैसे जाती है और एक अच्छी तकरीर कौन सी होती है, एक इनाम याफ्ता तकरीर कौन सी होती है अगर एक तकरीर का मुकाबला हो रहा है तो, और उसके अलावा कैसे हम किसी से बात करके उसको अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं, और कैसे हम किसी से गुफ्तगू करके उससे अपनी बात मनवा सकते हैं। बेटा, ये एक ऐसा फ़न है जो हर बंदे के पास होना चाहिए आज के दौर में ख़ास कर। बात करते हैं तकरीर कैसे करनी है, स्टेज पे कैसे जाना है, बोलना कैसे है, और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस कैसे लाना, जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं है वो कैसे लाना। बेटा, तकरीर करने के लिए ना एक बात मेरी जहन में रखें, ये आपका डाइस है, आप वहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे सेक्रेटरी खड़ा आपको बुला रहा है कि जी मैं फ़लाँ बंदे को दावत देता हूँ, वो यहाँ पे आके अपने ख़यालात का इजहार करेगा। बेटा, आपके पास दो रास्ते हैं, एक लेफ़्ट राइट हैंड साइड है आपके इस डाइस की, एक राइट हैंड साइड।
जब भी आप स्टेज पे जाएं, लेफ्ट साइड से आपने स्टेज के ऊपर आना। सबसे पहली बात आपकी ये नोट की जाए कि आप स्टेज पे कैसे गए हैं, किस समत से गए हैं, किस डायरेक्शन से गए। सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि जब आपको बुलाया जाए तकरीर के लिए, लाजमी नहीं है तकरीर, अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिए किसी भी तकरीर में आप बैठे हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको बुलाया गया है, आपके पास दो रास्ते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। आपने डाइस या स्टेज के ऊपर जब आना है तो लेफ़्ट साइड से ऊपर आना है। अब आ गए जी स्टेज पे, डाइस पड़ा है, दोनों हाथ सुकून से अपने डाइस के ऊपर रखने हैं। ये आपके लिए ही है, यकीन करें। ऐसे नहीं खड़े हो जाना, ऐसे नहीं खड़े हो जाना। ये डाइस आपके लिए है और आपकी हिफाजत के लिए है, ताकि अगर आपकी काम पे टांग रही हो तो उससे बच जाए, लोग ना देखें। आ रही है समझ? अच्छा, अब यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद कुछ लोग पता है क्या करते हैं, एक तो डाइस पे खड़े नहीं होते, इधर उधर खड़े हो जाएंगे, और दूसरा आने के बाद आते ही फ़ौरन अपनी तकरीर शुरू कर देंगे और फिर बीच में भूल जाएंगे। इससे कैसे बचें? डाइस पे आएँ, अपने दोनों हाथ ऊपर रखें और फिलहाल कुछ ना बोलें। एक दफ़ा ऑडियंस की तरफ देखें, सारे सामीन की तरफ देखें, जो आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनकी तरफ देखें। एक ग्लैंस, ये नहीं है कि बस उन्हीं को ही देखते रहें, ठीक है। एक ग्लैंस आपकी यहाँ से लेके ऐसे सारे ऑडियंस की तरफ, और उनकी तरफ देखते हुए आपने ये कंसीडर करना है कि ये सारे गूंगे बहरे हैं, ठीक है, इन्हें कुछ भी नहीं पता, और मैं इनको कुछ समझाने आया हूँ, इनको पढ़ाने आया हूँ, या इनको कुछ बताने आया हूँ जिनका इनको नहीं पता। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने फिर अपनी बात का आगाज़ करना। पहले क्या किया, लेफ़्ट साइड से स्टेज पे आए, डाइस पे दोनों हाथ रखे, दोनों हाथ रखने के बाद एक दफ़ा ऑडियंस की तरफ देखा, ऑडियंस की तरफ देखने के बाद फिर अपनी बात का आगाज़ किया। और आगाज़ आपका एक तो पुरसुकून होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा इतना अट्रैक्टिव हो कि अगला बंदा आपकी बात सुनने का कायल हो जाए, आपकी बात की तरफ तवज्जो करने पे मजबूर हो जाए। ये नहीं है कि आते ही आप लोग आए जी और ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया, शुरू से ही आप पीक वैल्यू पे पहुंच गए, नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप आए, आने के बाद आपने क्या किया जी, स्टार्ट आहिस्ता लें, और उस आहिस्ता वाले स्टार्ट में आपके बहुत अहम निकात हो, मतलब एक लोगों की तवज्जो खींचने के लिए उसमें आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। लोगों से तवज्जो खींचने का तरीका पता है क्या है? आते ही उन पे क्वेश्चन ठोक दें, वो खुद चुप हो जाएंगे जो ज़्यादा बोल रहे होते हैं। क्लास में टीचर जब जाता है ना, वो सिर्फ जाके सिर्फ इतना ही कह दे कि कल क्या पढ़ा था, बच्चे शोर करना बंद कर देते हैं। ये ट्रिक है, आप नोट कर लीजिए। बच्चों को खामोश करवाने की बजाय आप ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे बोर्ड मारकर खटकाएं, सिर्फ यही पूछ लें उनसे कि कल क्या पढ़ा था, सारे चुप हो जाए। कम से कम उन्हें ये तो आइडिया है ना कि हमसे टीचर पूछ सकता है कल क्या पढ़ा है, वो फिर इस चीज़ से डरते हैं और चुप कर जाते हैं। अब आपने ऑडियंस बोल रहे हैं, शोर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आप उस टाइम में गए हैं, आपने उनको चुप करवाना है। अब जाते ही को क्वेश्चन कर दे, क्वेश्चन करेंगे, आपने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, अट्रैक्ट करने के बाद फिर अपनी बात का आगाज़ करें। बेटा तकरीर के 3 पॉइंट होने चाहिए। अब जिस मौजू पे तकरीर कर रहे हैं ना, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करवाएं ऑडियंस को, ठीक है। अब बताएं कि ये चीज़ है क्या, मसला है कश्मीर, ये है क्या, इसका मतलब क्या है, ठीक है। और उसका इंट्रोडक्शन करवाने के बाद फिर आप उस मसले पे आएँ कि ये मसला बना कैसे। सारी बातें करने के बाद आपने एक पॉइंट वाइज चलते हैं। इतनी लंबी तकरीर नहीं होनी चाहिए आपकी कि अगला बंदा बोर हो जाए। और उसके बाद एंड जो है ना, एंड वो आपका एक नतीजा खेज होना चाहिए। उसमें आप अपना मशवरा भी दे सकते हैं कि कैसे मसला कश्मीर को ख़त्म किया जा सकता है। आप कोई ना कोई नतीजा खेज बात करें। बेटा आपने सोने जैसी बातें की, आपने लाखों रुपए का एक एक अल्फाज आपने तकरीर में इस्तेमाल किया, लेकिन एंड पे अपना नतीजा कोई मानी खेज नहीं दिया, आपकी तकरीर ज़ीरो, कोई फ़ायदा नहीं उसका।
अपने बीच में कोई गड़बड़ कर दी है, चवलें मार दी हैं, लेकिन एंड पे आपने नतीजा एक ऐसा मानी खेत और एक ऐसा खूबसूरत दिया है ना कि अगले के दिल पे जाके लगा है, आपकी सारी कोताहियों को वो दूर कर देगा और उस चीज़ को वो सिलेक्ट करेगा। नतीजा हमेशा आपका पुरजोर और एक वैल्यूएबल होना चाहिए। नतीजा जब भी सिलेक्ट करें, ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 3 पॉइंट्स हैं तकरीर के, कौन कौन से? एक बेटा आपका स्टार्ट, उसमें आपने इंट्रोडक्शन करवाना है, फिर आपने उसकी डिटेल देनी है दरमियान में, और एंड पे आपने क्या करना है, उसका नतीजा देना है। हर जो भी मौजू आपको मिलता है, इंग्लिश में है, उर्दू में है, आपने इसी पे बयान। और दूसरी बात, ये जो हाथ है ना, ये हिलाने के लिए है, अगले को बात समझाने के लिए, ये ऐसे बांधने के लिए नहीं, या ऐसे डाइस को पकड़ने के लिए नहीं। लेकिन ये भी नहीं है कि आप गैर ज़रूरी इशारे कर रहे हो, जहाँ पे इशारा बनता ही नहीं है वहाँ पे भी इशारे कर रहे हो, ये भी कोई तरीके वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपने इशारा भी करना है, और ख़ास ध्यान रखें, जब भी किसी पर्सन की तरफ इशारा करना हो, उंगली से इशारा कभी ना कीजिए। ये चीज़ बहुत नोट की जाती है। पूरा हाथ इस तरह से, आप कहते हैं जनाब सदर, ऐसे हाथ होना चाहिए आपका। ये नहीं कि जनाब सदर एक उंगली से, ये जनाब सदर ऐसे नहीं। ठीक है, जब भी किसी पर्सन की तरफ आपने इशारा करना है, पूरे हाथ से इशारा आपका होना चाहिए, ताकि उसको पता चले तेरे सारे सवालों के जवाब मेरे पास हैं, तो थोड़ी देर मेरी बात सुन ले, एंड पे दो जवाब। अच्छा, और उसके बाद फिर आपने इसकी तरफ, किसी भी पर्सन की तरफ इशारा करना है, वो ऐसे हो। और इसके अलावा आप उंगली से इशारा कर सकते हैं। ऑडियंस में भी किसी की तरफ इशारा करना है तो फुल हाथ के साथ, उंगली या ये थंब के साथ नहीं करना। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अब तकरीर करते बीच में भूल गए, कोई वर्ड डिसमिस हो गया इधर उधर। बेटा, तकरीर आपने याद की है या ऑडियंस ने याद की? हाँ, आपने याद की। आपको ही पता है ना कि यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ आना था जो डिसमिस हुआ है, ऑडियंस में से किसी को नहीं पता। बेटा, जब भी आप अटक जाए ना बीच में, कोई वर्ड आपको खटकने लगे, अपने से कोई वर्ड ऐड करें और भागते रहें, रुके नहीं। अब मैं तकरीर कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान, अगले को पता चल गया कि ये भूल गया। ठीक है, अब अगर मैं अटकता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ मेरा असल फिक्रा था कि पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत है, ये मुझे भूल गया, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क। अगले को तो नहीं पता कि इसमें क्या था, लेकिन आप अटके नहीं हैं, आपने मौका नहीं दिया उसको अपनी मिस्टेक फाइंड आउट करने का। उसको कभी मौका ना दे जो आपको जज कर रहा है कि आपकी गलती हुई है या नहीं। इंसान है, भूल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, भूलते इंसान ही है, फरिश्ते तो गलती करते ही नहीं, इंसानों से ही गलती होती है। तो आप अगर गलती हो रही है तो कोशिश करें कि बजाय अटकने के अपने से कोई अल्फाज लगा लें, या पूरा फिक्रा ही निगलेक्ट करके उसकी जगह पे कोई नया अपने से फिक्रा ऐड करके अपनी बात कंप्लीट रखें, उसको छोड़े नहीं, आप किसी को मौका ही ना दें। और सबसे एंड पे आ गया जी आपका क्वेश्चन, सर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप। इस पे लास्ट टाइम भी मैंने एक लेक्चर दिया था, बच्चों को लतीफ़ा सुनाया था, तो अब भी मैं सुनाना चाहूँगा और फिर आपको अपनी बात समझाऊँ। एक बंदा था जी, वो बोल नहीं सकता था लोगों के सामने, जब भी बोलने की कोशिश करता अटक जाता, उससे बोला ही नहीं जाता था। बड़ी कोशिश करने के बाद ही हुई वो नाकाम रहा। वो किसी अक्लमंद बंदे के पास गया, इस जैसा अक्लमंद था। उसने कहा कि जी जब मुझे बोलना नहीं आता और मैं सियासतदान हूँ, मुझसे लोगों के सामने बोला ही नहीं जाता, मैं क्या करूँ। उसने कहा कि एक काम करो, वो गोभी का खेत देखा हुआ है, वो इस तरह का गोभी का खेत होता है और उसमें ना गोभी के फूल ऐसे निकले हुए होते हैं बाहर। जैसे बंदा दूर से खड़ा होकर देखे ना तो लगता है ये सारे लोग ही लोग हैं और उन्होंने सफ़ेद पगड़ियाँ बांधी हुई, ऐसे लगता है दूर से, ज़्यादा सारे अगर हो। उसने कहा तुम गोभी के खेत के सामने खड़े हो जाना और ये कंसीडर करना कि ये सारे लोग बैठे हैं और वहाँ पे ना तकरीर करना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ गया। बल्ले भाई बल्ले, ये तो सही है। अच्छा, अब वो गया, उसने जी गोभी के खेत के सामने इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका सब की एक कर दी, कुछ ना छोड़ा किसी के बल्ले। सारी तकरीरें दुनिया जहान की उसने उधर कर दी फुल कॉन्फिडेंस के साथ, एक लफ्ज़ नहीं अटका। उसने कहा यार ये तो बड़ा मज़ा है, ऐसे तो मैं लोगों के सामने भी कर लूँगा। अब वो लोगों के सामने आया, एक बड़ा सा जलसा था जी, स्टेज पे बुलाया गया उसको। वो स्टेज पे आया, आते ही जी कांपने लग गया, बोले नहीं जा रहा उससे। बड़ी कोशिश करने के बाद
आखिर वो कहता है कि बंदे बंदे होते हैं और गोभी गोभी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना है वो सुने। घर में आईना तो सबका होगा। आईने की मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि आईना मुझे याद दिलाता है कि मैं हूँ, वरना तो मुझे भूल ही जाता है कि मैं हूँ। ठीक है, आईने के सामने बेटा आप खड़े हो जाए और अपने से बोलना शुरू कर दें किसी भी टॉपिक पे। बेटा टॉपिक पे बोला तब जाता है जब आपके पास उस टॉपिक के रिलेटेड मटेरियल हो, आपके पास इल्म हो, नॉलेज हो न हो। ये नहीं है कि आपने किसी चीज़ का नाम ही पहली बार सुना और आप उस पर तकरीर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं पॉसिबल ना। आप सर्च किया करें, जब आप दोस्तों में बैठे होते हैं किसी अहम मौजू पर डिस्कस किया करें, बजाय कि इधर उधर की बातें करने के, सियासत को डिस्कस करने के। ठीक है, दोस्तों में बैठे हैं तो कहते हैं यार आज हम इकानमी पर डिस्कस ना कर लें पाकिस्तान की। एक ऑफिसर की निशानी बता रहा हूँ आपको। इकानमी पे आपका क्या नज़रिया है जी, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं। दूसरों से नज़रियात लें और फिर अपना नज़रिया दें। फिर कहें जी आज बैठे हैं तो सी पैक में ना बात कर लें। मतलब आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का। अब मिरर के सामने आप खड़े हैं और खड़े होके आपने जी तकरीर करना शुरू करनी है और जो जो आपके दिमाग में आता है वो करते जाना, बोलते जाना जो जो उस टॉपिक के रिलेटेड आता है। ठीक है, उसके बाद फिर एक दफ़ा नाकाम हुए, दूसरी दफ़ा, एक दफ़ा पहली दफ़ा ज़्यादा अटक रहे हैं, दूसरी दफ़ा कोशिश करें, तीसरी दफ़ा। फिर ये नहीं है कि आपसे मैं कहूँ कि आप मिरर के सामने बोलने के बाद इस कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि आप इमरान खान की तरह जलसों में तकरीरें करें, ऐसा नहीं होगा। फिर कम अज़ कम ये है कि आप 3-4 दोस्तों में बैठ के बोलें, उनको अपना वो पॉइंट समझाएं, उनके सामने इस तरह बोलना सीखें कि कैसे बोलते हैं। फिर 3-4 नहीं, थोड़े ज़्यादा दोस्त हो जाए तो उनके सामने बोलें। ठीक है, फिर अपनी क्लास में बोलना शुरू कर दें। ये बेटा आहिस्ता आहिस्ता होता है बेटा। एक तो अपनी ज़ात पे आपको यकीन होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और दूसरा आप कोशिश करें। कोशिश करने के बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाएं और एंड तक ले आएँ कि आप कहीं भी किसी भी जगह पे आपको बोलना पड़े तो आपको कोई मसला ना हो। बेटा अपने आप को ऐसे बनाएं कि आपको बगैर बताए भी आप किसी महफिल में गए हैं, आपको पता ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है पॉसिबल। अचानक से कोई आपको कह देता है कि जी मैं फ़लाँ को दावा देता हूँ, वो आके बोले। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप वहाँ पे बोल सकें। आपके पास इतनी बातें, इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप वहाँ पे बोल सकें। और वो नॉलेज आता है रीडिंग से। किताबें पढ़ना सीखें, किताबों से नॉलेज लें, इल्म हासिल करें। किताबें नॉलेज के लिए हैं, ये मोबाइल कुछ भी नहीं है, ये तो बक है सारे। ठीक है, कोशिश करें लाइब्रेरी को टाइम दें, अपना एक ख़ास टाइम बनाएं और किताबों की रीडिंग जो है ना, बुक्स रीडिंग, उसको अपनी आदत का हिस्सा बनाएं, अपनी आदत बनाएं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं उसको। ठीक है, उसको अपनाएं कि बुक्स रीडिंग कैसे करते हैं, बुक रीडिंग होती क्या है और उससे हमें मिलता क्या है। यकीन करें किताबों से दोस्ती एक ऐसा मशगला है जो आपको, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आपकी औलाद आपको बुलाएगी नहीं, आप एक अकेले कमरे में पड़े होंगे, तब भी किताब आपका सहारा दे रही होगी, तब भी आपका साथ दे रही होगी ये किताब इंसान को, जिसने बुक से दोस्ती की, ये किसी को धोखा नहीं देती। ठीक है, चलें जी, आपका क्वेश्चन। सर आप बात कर रहे हैं तो सर कोई ऐसा ही जुमला जैसे कि एक टारगेट, तो सर उसके लिए भी ऐसा। मैंने पर्सन के लिए कहा था, मैंने कहा कि अगर तकरीर में आपको मजबूरन इस तरह की उंगली करनी पड़े तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन मैंने कहा बेटा आपके सारे क्वेश्चन के आंसर बारी बारी, ये मेला ना लगाएं, बाकी खैर आप ओके हो गए। सर आई कांटेक्ट के हवाले से थोड़ा सा बता दें। लोग जो है आई कांटेक्ट में थोड़ा सा हेजिटेट कर जाते हैं तकरीर में, जिसकी वजह से वो बीच में पजल होता है। जी बेटा, आई कांटेक्ट कैसे रखना है? बेटा जब आपने ये सोच लिया है ना यहाँ पे खड़े हो के कि सब कुछ मुझे ही आता है, इनको कुछ भी नहीं आता, फिर आई कांटेक्ट करना मुश्किल नहीं है। जब आपने ये सोच लिया ना कि सब कुछ इसे ही आता है, मैं तो बस थोड़ा सा टुकड़ा याद करके आया हूँ, फिर आई कांटेक्ट नहीं होगा। सीधी सी बात। जब आपने यहाँ आके ये सोचा कि इनको तो कुछ भी नहीं आता, बस मुझे ही सब कुछ आता है, फिर आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, फिर आपको कोई मसला नहीं।
कॉन्फिडेंस खुद आएगा। लेकिन जब आपने ये सोचा कि जी सारे तो ये इतने आलिम फाजिल बैठे हैं और मैं नहीं तो गलती पकड़ लेंगे, ये है तो वो है, तो फिर आपके सामने नहीं बोला जाएगा। जी सर आपने बोला था लेफ्ट साइड से जाना है, स्टेज की लेफ्ट साइड या अपनी? बेटा स्टेज की लेफ्ट साइड से आपने इंटर होना है। जो आपने उठना है ना तो ये वाली आपकी लेफ्ट साइड है, ठीक है ना। आपने यहाँ से इंटर होना है और जब तकरीर खत्म करनी है राइट साइड से उतर के, ये जहन में रखिएगा स्टेज से उतरने का तरीका ये। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जैसे कि अगर हम उर्दू में स्पीच कर रहे हैं तो क्या उसमें इंग्लिश की कोई कोटेशन ऐड कर सकते हैं? अगर इंग्लिश में करें तो उसमें उर्दू की कोई शेर ऐड कर सकते हैं? बात सुनिए, कोशिश करें कि ये ना एक ज़ुबान की खूबसूरती भी होती है कि जिस ज़ुबान में आप बात कर रहे हो ना उसी को ही प्रेफर करें। हमने अपनी उर्दू को इतना मतंजड़ बना दिया है, इतना मिक्सचर बना दिया है कि उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, ये वाली बात है। हमने उर्दू का जनाजा निकाल दिया। अपनी बात को थोड़ा सा ना हम एफिशिएंसी दिखाने के लिए भी उर्दू के ऐसे अल्फाज के होते हुए भी हम अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ ना थोड़ी सी बैक चली जाती है, ठीक है। कोशिश करें कि अगर आपने ये नहीं करना कि मतलब उर्दू की बात करते हुए बीच में कोई इंग्लिश का वर्ड ऐड कर दिया फिर उर्दू, ये नहीं। अगर आपने इंग्लिश की कोई कोटेशन ऐड करनी है तो वो प्योर इंग्लिश में होनी चाहिए, उस कोटेशन के अंदर बीच में उर्दू ना हो, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश में तकरीर कर रहे हैं तो जो आप उर्दू का शेर ऐड कर रहे हो वो सिर्फ उर्दू का शेर होना चाहिए। मतलब वो आपने हवाला देना है कि मैं हवाला देना चाहूँगा जी फलां शायर का जो ये कहते हैं, ये बात आपने इंग्लिश में करनी है और फिर उसी शेर को ही उर्दू में बयान करके और फिर आपने अगली तकरीर सारी इंग्लिश में ही रखनी। मतलब वो यूँ समझ लें कि इन्वर्टेड कॉमास वाली जो बात होती है ना वो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी अपनी तकरीर के अल्फाज होंगे ना उनको कोशिश करें कि एक ही लैंग्वेज में प्रेफर करें। जी बेटा नेक्स्ट। सर क्वेश्चन ये है कि एक गुड ऑर्गेनाइजेशन वेरी क्वालिटी ऑफ लीडर है तो सभी काम कर रहे हैं। आप मैं सभी आपको सर आप बैठे हैं आप मैं कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? देखिए बेटा मेरी बात सुने, ये इसका असल क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। इसके क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा सा चेंज होता है। ये पूछ कुछ और रहा होता है और बोल कुछ और होता है। बेटा आवाज़ में ये दरअसल ये पूछ रहा था कि जब हम किसी बंदे के सामने जाते हैं या कि बात करते हैं उसको उसके पास बैठते हैं तो वो कैसे हमें हमारी पर्सनैलिटी को हमारी शख्सियत को जज कर लेता है कि ये कैसा बंदा है। बेटा आपके ISSB ना बी में ना साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू बाद औकात ऐसे भी होता है कि वो आप जाते हैं जी सलाम देगा आपको और उसने ना चेयर थोड़ी सी टेढ़ी करके रखी होती है। अब अगर आप टेढ़ी चेयर पे बैठ गए तो कहेगा ये कैसा, अगर आप चेयर सीधी करके बैठ गए हैं वो फिर भी कहेगा ये कैसा। इतना सा भी इंटरव्यू होता है साइकोलॉजिस्ट का। ठीक है, ऐसा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, ऐसा हुआ है, कई बच्चों के साथ हुआ। बाद औक़ात वो सिर्फ सलाम दे के। तो कोशिश करें जब भी आप किसी के पास जाएं तो आप कोई जहलों वाली हरकत ना करें, एक एथिक्स में रहें, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके में, और कुछ हद से ज़्यादा दिखावा भी आपको मार दे जाए, ठीक है। बाद औक़ात हम कुछ दिखावा करने के लिए हद से ज़्यादा क्रॉस कर जाते हैं और फिर उनको पता चल जाता है कि ये बंदा वेल ट्रेंड है, ठीक है, वेल ग्रूम्ड नहीं है। वेल ग्रूम और वेल ट्रेंड में क्या होता है, फ़र्क होता है, ठीक है ना। आपको उनको चाहिए वेल ग्रूम, ना कि वेल ट्रेंड। सर्कस का शेर उनको नहीं चाहिए। आपको पता है बाद औक़ात पिछले दिनों नहीं कुछ अर्सा हुआ है तो एक सर्कस वाला बंदा था, उसकी सर्कस बंद हो गई किसी वजह से, काम ना कर सकी। उसके शेर जो थे उसने जो रखे हुए थे पाल के, उनको वो खुद से अपनी जेब से खुराक ला के डालता था। अब जी मसला हो गया, पैसे आ कोई नहीं रहे, सर्कस बंद हो गई है, शेरों को खुराक जेब से डालनी पड़ रही है। उसने क्या किया जी, शेरों को उठाया और जंगल में जाके छोड़ के आ गया जी, ये जंगल में रहे, मैं तो इनको खर्चा नहीं होता। दूसरे दिन पता है क्या हुआ, उन सर्कस के शेरों को जंगली कुत्तों ने मार डाला। क्यों बेटा, वो आदी हो चुके थे, उनको पता था कि हमें हर चीज़ बनी बनाई सामने मिल जाती है। उन्होंने कभी एफर्ट करना सीखा ही नहीं है। वो पैदा हुए तो उनको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, उन्हें पता ही नहीं है, उनको वो लज्जत ही नहीं है कि शिकार करके खाने की लज्जत क्या होती है, ठीक है। तो सर्कस का शेर ना बने, आप जंगल का शेर बने, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सीधा करके बैठना वो बेटा चेयर टेढ़ी बड़ी है, ऐसे पड़ी हुई है, अब वो ऐसे बैठा हुआ है,
क्या तू इधर मुँह करके बैठ जाएगा, मुँह तरफ खाना का शरीफ अल्लाह अकबर। ऐसे चेयर तो कम अज कम तू सीधी करके उसके साथ उसके फेस की तरफ फेस तो करेगा ना, ठीक है। ये चीज़ वो जज कर रहा है कि आपको ये एथिक है या नहीं, कि आप जब किसी के सामने जाएं तो आपका मुंह किधर होता है, आप जैसे ही वो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं या नहीं। वो पिछले दिनों भी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था इंटरव्यू में, वो बाद औक़ात ये पूछ लेता है कि जी बताएं जो आपके दीवार के पीछे, आपके जो पीछे दीवार है उसका पेंट किस तरह का। तो इसी बात है कि कमरा है, एक कमरे में चारों दीवारों का रंग एक ही तरह का होता है, जो आपके सामने दीवार पेंट है। और जी बाद औक़ात जी आप गए, उसने जी आपसे क्वेश्चन कर लिया, आपके सामने गिलास रख दिया पानी का भरा, कहता है कि जी अपने आप को इसके अंदर डबो। आप बच्चे परेशान हो जाते हैं, कितना सा गिलास महंगे से इसमें क्या करूँ। बेहतरीन तरीका है कि फाइल तो आप सबके पास है, उसमें छोटी सी पासपोर्ट साइज तस्वीर भी होगी, ठीक है। इसके अलावा जी एक दफ़ा ऐसा हुआ, उसने एक बॉल लिया, बॉल रखा और उसके ऊपर एक कप या प्याला बाउल रख दिया, गेंद थी उसके ऊपर एक बाउल रख दिया, और कहता है कि जी इस कप को या बाउल को हाथ लगाए बगैर कोई भी जिस्म का ऐसा टच नहीं करना, ये गेंद मुझे निकाल के। अब कुछ लोग जो हैं वो मुंह के साथ वो भी कहता गलत होगी बात भी, आपने तो जी मुंह को क्यों यूज़ किया, मैंने तो कहा कि बॉडी टच भी नहीं चाहिए इसके साथ, परेशानी बन गई। अब जो कोई अक्लमंद गया उसने क्या किया, उसने कहा जब उसने उसके नीचे बॉल रखा, उसने कहा कि भाई इसके नीचे बॉल है ही नहीं, तो तेरा दिमाग सही है, मैंने अभी सामने तेरे बॉल रखी है, तू कहता है ही नहीं, तो मैं तो नहीं मानता इसके नीचे बॉल है ही। वो गुस्से में आ गया, उसने कहा ये देखो इसके नीचे बॉल है, उसने कहा ये देखो ये बॉल भी उठा ली, सबको हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है। बॉल उसने उठाया और बॉल उसने उसको उठा लिया, ऐसा भी हो जाता है बॉल। सर कभी कभी पूछ लेता आप ये भी पूछ लेता है कि आपकी, वो आपकी ऑब्जर्वेशन चेक कर रहा था, ऑब्जर्वेशन से हट के ना आप पूछ लिया उसने कि आपकी शर्ट के बटन कितने हैं, आपको नहीं पता, आप तुक्का लगा दे। लेकिन वहाँ पजल अगर आप हो गए ना, वो ये चेक करना चाहता होता है, दरअसल आप पे कोई ऐसा क्वेश्चन झाड़ के वो ये चेक कर रहा होता है कि आप प्रेशर के अंदर आके किस तरह की हरकत करते हैं, प्रेशर में आके पजल हो जाते हैं या आप उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, आप उसको टैकल करते हैं, आप उसको कैसा सामना करते हैं। अब बैठे जी, उसने जी पूछ लिया बताएं जी शेखुपुरा और लाहौर के दरमियान डिस्टेंस कितना है, अंदाज़ा लगा दे, उसको कौन सा पता है, वो याद करके बैठा हुआ। वो दरअसल ये चेक कर रहा है कि भाई से ये क्वेश्चन करता हूँ तो आगे से ये चेहरे का रंग इसके उड़ते हैं, ये परेशान होता है, ये क्या करता है, ठीक है, ये चीज़ वो चेक कर रहा था। जी बेटा कोई और तो ठीक है, बस एंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलें बेटा, चलो बस दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और फिर क्लास का काम करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला कल टेस्ट डे है, रिटन टेस्ट भी है, और जो नए स्टूडेंट हैं उन्होंने पुराने को कितना टेस्ट दिए हुए हैं, 1 से 55 तक। जो जिनको आज नोट्स मिले हैं वो 51 से 55 याद करेंगे, 51 से 55। जिनको पहले दिए हैं वो लास्ट एंड 45 से 45। पिछली दफ़ा 1 से 55 था। हाँ बस ठीक है, उनका 1 से 55 एक तो चलेगा ना, वो तो चलता नए बच्चों के लिए, वो फिर आगे से उनका रिवर्स चलेगा, ऐसे सर्कल चलता है ऐसे। याद सारे करेंगे, सिर्फ नोट्स नहीं ना, नोट्स के अलावा बाकी चीज़ें हैं जो स्लाइडों पे हमने करनी है। तो कल 10 डे पहला टेस्ट फिक्स 6 बजे इंशाल्लाह। क्या प्रोग्राम बेटा, सुबह आने क्या है, हैं देख लो, बता दो, मैं वेट ना करता रहूँ फिर। 6 बजे पहुँचना है, कितने बजे पहुँचना है, 6 बजे पहुँच जाना है जरूर, फिक्स 6 बजे। किधर पहुँचना है आपने 6 बजे, नवाज शरीफ पार्क, वो पॉइंट जो है जहाँ ये मोर लगा हुआ है। और बाकी जो हॉस्टल के बच्चे हैं यहाँ आएंगे मेरे पास, यहाँ हम निकलेंगे, यहाँ कितने 5:45 बजे, 5:45 बजे हम निकल जाएंगे यहाँ से, और 6 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो पहले प्री टेस्ट है, उसके बाद फिर बाकी टेस्ट होंगे, रिटन टेस्ट भी है, और मेडिकल उन बच्चों का जो मसला है पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लक। पेशावर में हमने शुरू कर दी एकेडमी, जो सुनते हैं मुझे स्टूडेंट पेशावर के, तख्तों वाली मस्जिद के सामने सदर में मेन जगह पे अफवा सेंटर के नीचे में इंशाअल्लाह।